गलती हर किसी से होती है, उस गलती को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। ये बोल लालू यादव के जंगलराज और जातिवादी होने का श्राप झेल रहे तेजस्वी यादव के हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हाथ बढ़ाने आए हैं, आपका यकीन जीतने आए हैं, मेरे पर भरोसा कीजिए, कभी आपका यकीन नहीं तोड़ूंगा। अगर हम सब साथ आ जाएं तो हमें हराने वाला कोई नहीं होगा। हम मिलकर नया बिहार बनाएंगे। इसमें जिस आपको अपने साथ बुलाने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो बिहार का सवर्ण समाज है, भूमिहार और ब्राह्मण वोटर वर्ग हैं। वो संबोधित कर रहे थे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के बैनर तले हो रहे एक कार्यक्रम को, जिसका अगर उपलक्ष्य देखें तो परशुराम जयंती थी। बिहार में ए टू जेड का समीकरण साधने के लिए लगातार कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। जहां बीते दिनों इफ्तार की दावत का आयोजन किया गया और उसके जरिए एक राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश की गई, तो दूसरी तरफ आज भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के बैनर तले राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नए समीकरण पर टिके रहने और उसकी मजबूती का परिचय दिया है। भगवान भी पूरी कृपा बरसाए हुए हैं नेताओं पर। वो अलग अलग तरीके से एक ही हफ्ते में दोनों तरफ के वोटरों का साधने का पूरा मौका राष्ट्रीय जनता दल को दे चुके हैं। तेजस्वी यादव का ए टू जेड का फॉर्मूला बोचहा विधानसभा उपचुनाव में हिट रहा है और अब तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर उसी समीकरण को मजबूत बना लिया जाए तो बिहार की सत्ता में वापसी हो सकती है। और उसी को लेकर के आज कार्यक्रम करवाया गया और लगातार वहां से उस मंच से यही संदेश देने की कोशिश की गई कि अब राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ मुसलमान और यादव की एमवाई समीकरण वाली पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि भूमिहार और ब्राह्मण को भी उसमें साथ में जोड़ लीजिए। आज उसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है जनता जंक्शन शो। तो बिहार की सियासत करवट लेती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल अब सिर्फ यादवों और मुसलमानों की पार्टी नहीं रह जाएगी। अब यहां भूमिहारों के लिए भी जगह है, ब्राह्मणों के लिए भी जगह है। राष्ट्रीय जनता दल के दरवाजे बिहार की कई जातियों के लिए एक साथ खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सब कुछ अगर आप देखेंगे कि यहां भूमिहारों और ब्राह्मणों के लिए जगह बनी कैसे, तो ये सब कुछ एक नाराजगी से उपजा है जो वर्तमान सरकार में अनदेखी किए जाने का है। बिहार में सवर्णों को भाजपा का कोर वोटर माना जाता रहा है और माना गया है कि बीते कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ ये वर्ग जुड़ा रहा है। लेकिन अब भाजपा अपनी ही गलतियों की वजह से उनका साथ खो रही है और बिल्कुल उसी समय में तेजस्वी यादव उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बोचहा उपचुनाव में मिली जीत ने जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के इस फॉर्मूले पर मुहर लगा दी है, तो दूसरी तरफ सवर्णों के कई जातिगत संगठनों के लिए नया रास्ता भी खोल दिया है। और उसी के चलते वो लोग एक एक करके अब साथ आ रहे हैं तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के। लेकिन क्या एक उपचुनाव के आधार पर मान लिया जाए या तय कर लिया जाए कि तेजस्वी यादव ने 2024 और 2025 का मैदान मार लिया है? सवाल है और मुझे ऐसा लगता है कि यह जल्दीबाजी होगी। बोचहा में भाजपा और एनडीए की हार सवर्ण वोटरों के साथ छोड़ने के साथ साथ अगर देखें तो वहां के मुकाबले के स्पष्ट त्रिकोणीय होने की वजह से भी हुई थी। और वहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या उसी के नतीजे के आधार पर मान लिया जाए कि 2025 का विधानसभा और 2024 का लोकसभा चुनाव का नतीजा उसी के आधार पर तय होगा, तो ये फिर से कहेंगे जल्दीबाजी होगी। भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में सत्ता पाने के लिए दशकों से बेताब है और उसका साथी हमेशा से बना रहा ये सवर्ण वोटर वर्ग जिस पर नजर अब तेजस्वी यादव गड़ाए हुए हैं, उस भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला इतना आसान नहीं हो सकता है जो बीते 10-15 वर्षों के साथ येन केन प्रकारेण सत्ता का हिस्सा बनी हुई है और चाह रही है कि अब वो सत्ता को फ्रंट से लीड करे। उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं कि तेजस्वी यादव का जो फॉर्मूला है वो कितना हिट रहने वाला है और कितना फ्लॉप। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनावों और तमाम क्षणिक उपजे विरोधियों की वजह से यह मानने की कोशिश और मनवाने की कोशिश की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण वोटर खड़े हुए हैं। लेकिन नतीजे कुछ और आए और उसी के आधार पर बिहार में इतना जल्दी इस प्रतीत होने वाले तथ्य को तथ्य मानने की गलती करने से तेजस्वी यादव को बचना चाहिए। और तेजस्वी यादव को यह भी समझना चाहिए कि उनकी पार्टी का क्या इतिहास रहा है और उनकी पार्टी के नेताओं की बोली और रवैया क्या रहा है जिन जातियों से वो माफी मांग रहे हैं उनके प्रति, और क्या वो चीजें इतनी जल्दी वो जातियां भुला पाएंगी। कुछ चेहरे आपके साथ आ सकते हैं लेकिन जो गहरे पैठ जो वोटर है
उसके बीच में क्या ये बातें उतनी ही जल्दी सर्कुलेट होंगी और उतनी ही जल्दी उनका असर दिखेगा और वो वोट के रूप में बदल करके आपकी पार्टी के पक्ष में आ जाएंगी। हालांकि तेजस्वी यादव वोट पाने के लिए और साथ पाने के लिए पूरी तरह से बेकरार हैं और पूरा दम भी लगा रहे हैं और उनके दम में थोड़ी बहुत ईमानदारी और सच्चाई भी नजर आ रही है। और जहां हमने उत्तर प्रदेश चुनाव के अनुभव की एक नकारात्मक बात बताई कि एक चीज नकारात्मक हो सकती है, तो वहीं अगर तेजस्वी यादव को देखें तो उत्तर प्रदेश के ही चुनाव से उन्होंने एक सकारात्मक चीज निकाल ली है। सकारात्मक चीज को समझिए, उत्तर प्रदेश में भले ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के द्वारा जो माहौल बनाया गया और MY समीकरण से बाहर निकलने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में की, उसका नतीजा उनको सकारात्मक के रूप में ये मिला है। बहुमत नहीं मिला लेकिन उनका मत प्रतिशत बढ़ा है और अगर एक और पार्टी मजबूती से लड़ने वाली होती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। उनका मत प्रतिशत भी बढ़ा है और सीटें भी बढ़ी हैं और वही चीज तेजस्वी को रास आई है और उसी चीज को लागू करने की कोशिश बिहार में वो करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत पहले से कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव के साथ जो सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पर लिखा गया और देखा गया था वो यही था कि अखिलेश यादव ने तैयारी पहले से नहीं करनी शुरू करी। तेजस्वी यादव उसमें आगे निकले हुए हैं, 2.5 साल पहले से ही वो लगातार इस चीज के ताने बाने को बुनने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से जब चुनाव आए, जब चुनाव हमारे सामने आए, हमको वोट के लिए जनता के बीच में जाना हो, उस वक्त पर हमारे पास चाक चौबंद तैयारी हो। हालांकि फिर भी लोकसभा और फिर उसके बाद विधानसभा है तो उसका भी अलग अलग ढंग से मंथन करना चाहिए, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले लोकसभा चुनाव है, 2019 के लोकसभा चुनाव का नतीजा देखिए और 2020 में आए विधानसभा चुनाव का नतीजा देखिए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 रही और राष्ट्रीय जनता दल कहीं भी नजर नहीं आई। जाहिर है कि 2024 में भी अगर ऐसे ही नतीजे रहे और भारतीय जनता पार्टी का सकारात्मक ढंग से उन नतीजों को सर्कुलेट करके लेकर के जाती है तो 2019 और 20 में हुआ था कि 2019 में भाजपा आगे रही, राजद पीछे रही और उसके बाद 2020 के नतीजों में राजद आगे भले आई लेकिन वो अपने उस वोट प्रतिशत को या सीटों को इतना नहीं बढ़ा पाई कि अकेले के दम पे सरकार बना ले और उसका साथ देने के लिए उस वक्त कोई रहा भी नहीं था। और इसके अलावा एक और बात जो राष्ट्रीय जनता दल के नकारात्मक जाती है, कम से कम जो पहला चुनाव है लोकसभा चुनाव का, क्योंकि माना जाता है कि चुनाव के बाद जब चुनाव होते हैं तो पहले चुनाव का नतीजा मूड तय करता है कि अगले चुनाव का नतीजा क्या रहने वाला है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्लस में नजर आएगी क्योंकि हिंदी पट्टी के बारे में यह माना जाता है कि केंद्र का चेहरा देख करके ही वोट करती है। हालांकि बिहार ने कई बार इस मिथक को तोड़ा है लेकिन फिर भी यह चीज एक तथ्य के तौर पर हम रख सकते हैं। और खास करके जिन वोटर्स को तेजस्वी यादव टारगेट कर रहे हैं उसके बारे में यह बात और मजबूती से कही जाती है कि उसका जो निशाना होता है, उसकी जो नजर होती है वो केंद्र की राजनीति की तरफ से होती है और उसके आधार पर वो प्रदेश की राजनीति में किसको आगे बढ़ाना है, किसको समर्थन देना है, इसको तय करता है। हालांकि इसको लेकर के एक और नजरिया हम स्थापित कर सकते हैं जब हम आशुतोष कुमार का बयान सुनते हैं। वो जो चीज कहते हैं वो बड़ी एकदम पॉइंट वाली बात है जो समस्या मुख्य रूप से मानी जा रही है भूमिहार और ब्राह्मणों को लेकर के। वो कहते हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता जो हमारे मंच है उसकी वजह यही है कि हमारे समाज को भोजन की कमी नहीं रही है, हम सम्मान के भूखे हैं। जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ मजबूती से खड़े हो जाएंगे। कई बार सवर्णों के बारे में इस चीज को नकारात्मक भी कह दिया जाता है और कई बार सकारात्मक भी कह दिया जाता है। अगर तेजस्वी यादव को लेंगे तो उनके लिए यह बात सकारात्मक निकलेगी कि जो ब्राह्मण और भूमिहार हैं उनको सम्मान की लालसा है, वो सम्मान चाह रहे हैं और जो सम्मान की अपेक्षा वो भारतीय जनता पार्टी से करते हैं कि उनकी सरकार बनाई है, उनका समर्थन किया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इन्फ्लुएंशियल उनको माना जाता है और माना जाता है वो अपने साथ बहुत सारे वोट लेकर के आते हैं, तो उसकी वजह से उनको सम्मान की दरकार होती है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ यही बात नकारात्मक जा रही है कि वो सम्मान नहीं दे रही है और तेजस्वी यादव खुली बाहों से स्वागत भी कर रहे हैं और पूरी तरह से सम्मान भी कर रहे हैं और आज तो पूरी तरह सरेंडर भी नजर आए हैं कि वो माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमने जो किया धरा है उससे हमसे गलती हो गई लेकिन आगे हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और आशुतोष कुमार यही कह रहे हैं कि जो अपमानित करेगा उससे अपमान का बदला हम सूद समेत लेना भी जानते हैं। तो अगर अपमान की आग पर राजनीति की रोटी सेकी गई तो उसको जल्दी पकाया जा सकता है और तेजस्वी यादव को वही फॉर्मूला समझ में भी आ रहा है। हालांकि जल्दी पकाने में और तेज आंच होती है चूंकि तो जलने का खतरा भी होता है लेकिन जल्दी पकने का पूरा मौका है। और फिलहाल 15 वर्षों से भी ज्यादा वक्त से सियासत से बाहर, बिहार की सियासत से बाहर, बिहार की सत्ता की सियासत से बाहर, कुर्सी से बाहर राष्ट्रीय जनता दल को जरूरत है जल्दी से जल्दी सत्ता पाने की।
तो क्या जो माफी तेजस्वी यादव ने मांगी है उसके बदले में उनको वोट मिल जाएगा? हालांकि इन तमाम बातों को करते हुए हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं, जो उदाहरण हमको दिल्ली और राजस्थान में देखने को मिले हैं वो बिहार में भी तरीके से देखेंगे तो लागू हो सकता है। राजस्थान और दिल्ली में हुआ क्या था उसको भी आपको याद दिलवाते हैं। राजस्थान में जब चुनाव हुआ था तो वहां पर नारा एक लगा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। दिल्ली में भी यही फॉर्मूला चला था कि दिल्ली के लिए केजरीवाल और केंद्र के लिए नरेंद्र मोदी। तो यह समीकरण भी बिहार में चल सकता है, खास करके संगठनों के बीच में, कि केंद्र में हमें नाराजगी नरेंद्र मोदी से नहीं है, हमारी नाराजगी यहाँ के स्थानीय लोगों से है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, स्थानीय नेतृत्व से है भारतीय जनता पार्टी के। उसमें नरेंद्र मोदी का नाम बमुश्किल ही शामिल है कि उनसे कोई नाराजगी हो। तो यह समीकरण भी चल सकता है और कई बिहार भाजपा के नेताओं ने संभवतः इसीलिए फिलहाल बिहार छोड़ने में भलाई भी समझी है। कारण भले ही अलग अलग दिए जाते हो, लेकिन बात यह भी है कि राज्य स्तर पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए अपनी इज्जत बचाना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि विधायक ज्यादा हैं, सब कुछ इनके पास ज्यादा है, फिर भी ताकत जनता दल यूनाइटेड और उनके नेताओं के पास है। तो जाहिर है विधायक और नेता भी नाराज होंगे और उनसे नाराजगी होते हुए जनता के बीच में पहुंचेगी, जनता और समर्थकों के बीच में भी वो नाराजगी जाएगी और उसी नाराजगी का नतीजा हमने आज यहां पर देखा है, जो तेजस्वी यादव को फायदे में ले जाता हुआ नजर आ रहा है। अब आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बड़ी खबर में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। प्रशांत किशोर के राजनीति में आने को लेकर के तेज सरगर्मियां हो चुकी हैं और इसके बीच में लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने उनका स्वागत किया है। साथ ही यह भी कहा है कि बिहार के लिए प्रशांत किशोर नया चेहरा नहीं है, वो मेरे पुराने मित्र हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार में साल 2015 में नीतीश लालू की सरकार बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। गठबंधन उनसे करने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि जो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की नीति के तहत आएगा उसके साथ हमारा गठबंधन होगा। इसके अलावा खबर बंगाल से, टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार ने आज एक ट्वीट में कह दिया कि 2024 में ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जा रहे उनके भतीजे अभिषेक बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि अपरिहार्य कारणों से उन्होंने कुछ देर बाद अपना यह ट्वीट डिलीट भी कर दिया। इसके अलावा एक और खबर महाराष्ट्र से, राजद्रोह का मुकदमा झेल रही अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब उनके घर पर बुलडोजर चलने के आसार नजर आ रहे हैं। बीएमसी ने उन्हें कथित अवैध निर्माण के सिलसिले में नोटिस थमा दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि बीएमसी के अधिकारी 4 मई या उसके बाद नवनीत राणा के फ्लैट का निरीक्षण करेंगे। अगर कुछ भी अवैध पाया जाता है तो उसको तोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा खबर और बिहार से ही, आज भूमिहार ब्राह्मण एकता बैनर के तले जो राजनीतिक कार्यक्रम हुआ, इसमें बोचहा के नवनिर्वाचित विधायक अमर पासवान शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आशुतोष जी ने सभी धर्म के लोगों को यहां बुलाया है, समाज में जो त्रुटियां हैं उसे साथ मिलकर के दूर करना है, A to Z को आगे बढ़ाते हुए बिहार को आगे बढ़ाना है। आज के शॉर्ट्स में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। सुप्रीम कोर्ट में तलाक-ए-हसन को लेकर के एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। बेनजीर हिना नाम की पिटिशनर हैं जिन्होंने याचिका दाखिल करी है और याचिका दाखिल करके तलाक-ए-हसन को एक तरफा मनमाना और समता के अधिकार के खिलाफ बताया है। आपको बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बातें की जा रही हैं, उनके अंतर्गत ये सारी बातें जिक्र इनका भी किया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक ये इस्लाम जो परंपरा है, इस्लाम के मौलिक सिद्धांत में शामिल नहीं है। याचिकाकर्ता को कोर्ट से गुजारिश है कि उसके ससुराल वालों ने निकाह के बाद दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया है। दहेज की लगातार बढ़ती मांग पूरी न किए जाने के बाद उसे तलाक दे दिया। यह प्रथा सती प्रथा की तरह से ही एक सामाजिक बुराई है, इसलिए याचिका में कोर्ट इसे खत्म करे ऐसी मांग की गई है और इसे गैर कानूनी घोषित करने की भी मांग की गई है। वजह है कि हजारों मुस्लिम महिलाएं इसको प्रथा की वजह से पीड़ित है। इस्लाम में तलाक के 3 तरीके से ज्यादा प्रचलन में थे। जो 3 तरीके प्रचलन में हैं उनमें से एक जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो तलाक-ए-हसन है। इस्लाम की व्याख्या करने वालों के मुताबिक तलाक-ए-हसन में शौहर बीवी को जब तलाक दे सकता है जब उसका मासिक धर्म चक्र ना चल रहा हो। इसके बाद तकरीबन 3 महीने एकांतवास की अवधि यानी इद्दत के बाद चाहे तो वो तलाक वापस ले सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इद्दत के बाद तलाक को स्थायी मान लिया जाता है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही और इसी के साथ खत्म करते हैं आज का कार्यक्रम। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा और आप क्या सोचते हैं चीजों को लेकर के, आप क्या खबरों को लेकर के सोचते हैं कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं और अगर कोई सुझाव हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कार्यक्रम को साझा करिएगा। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।